सनातन धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा संकल्प है राष्ट्रीय युवा संघ परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का वर्ष पर्यंत राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा, और यात्रा के माध्यम से राजस्थान के 5 लाख बच्चों को संस्कारित करना, उनको जीवन जीने की सच्ची कला प्रदान करना, निःशुल्क गीता प्रदान करना। सनातन धर्म यात्रा के 31वें पड़ाव के अंतर्गत इस समय हम सूर्य नगरी जोधपुर में हैं, और जोधपुर के सबसे बेहतरीन स्कूल एपेक्स में आज पूज्य महाराज श्री का कार्यक्रम है, जिसमें हजारों बच्चों को आप अपने प्रेरणादायी प्रवचन से लाभान्वित करने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन करने वाले हैं। आइए जोधपुर से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं आपके जोश और जज्बे को नमन करता हूँ। ये वो आज उपहार पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने दिया है, वो संदेश है जो भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को तब दिया जब अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं कर सकता। वो हार गए, हताश हो गए, और ये संदेश करके उन्होंने परम लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक इसी तरह गीता को पढ़ेंगे, प्रसाद करेंगे, गुरुजनों भगवान के प्रति श्रद्धा रखेंगे और राष्ट्र समाज की सेवा का संकल्प करेंगे। बोलिए भारत माता की। आदरणीय रामनिवास जी चौधरी साहब, जयप्रकाश जी तावड़िया जी, हिंगलाज दान जी और सभी प्रबुद्धजन, सभी शिक्षकगण और मेरे सामने विराजमान सभी मेरे युवा भाई बहन, इस दुनिया में सबसे बड़ा वेलफेयर हमें कभी कहीं से कोई एक अच्छी बात मिल जाए, जिस बात से हमारे जीवन में एक क्रांति आ जाए। आज ये आधे घंटे का सत्र आप लोगों के लिए बहुमूल्य हो सकता है, और ये आधे घंटे का सत्र सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आपकी दिल में इतनी सी भी तमन्ना है कि हम अपने जीवन में कुछ करें, तो निश्चित आप इस आधे घंटे के सत्र को बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जब मैंने यहाँ एंट्री की और अभी मैं 10 मिनट से आप सबका फेस रीडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं कोई भारत के युवा सैनिकों के बीच में बैठा हूँ। आपका ड्रेस कोड, और सबसे बढ़िया क्या लग रहा है पता है? आप सबके जो हेयर स्टाइल जो एक जैसी है, ये बड़ी सुंदर लग रही है। और आप सबके चेहरे एक ऊर्जावान खिले हुए से मुझे लग रहे हैं। अब आधे घंटे हम आप अच्छी बातें श्रवण करने वाले हैं। आपकी हेयर स्टाइल, आपका ड्रेस कोड आपको ऊर्जावान बनाता है, और ये बहुत मायने रखता है कि आप जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में हो, उसी के अनुरूप आपका फिजिकल मेंटेनेंस भी हो। और सबसे सुंदर बात, आपके सबके चेहरे पर एक ऊर्जा, एक तेज मुझे दिखाई दे रहा है। आपको पता है भगवान ने हमको सबसे ज्यादा, सबसे सुंदर गिफ्ट क्या दिया है? सबसे सुंदर गिफ्ट भगवान का हमारे लिए क्या है? मुस्कुराहट। क्या है? बोलो ना। हाँ, आदमी को खिला हुआ फूल पसंद होता है कि मुरझाया हुआ? आप सबको भी खिला हुआ, पर कई चेहरे मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं आपके बीच में ही, मैं खड़ा तो नहीं करूंगा उनको, पर वो बड़े मुरझाए हुए से लग रहे हैं। आप युवा हो, ऊर्जावान हो, आपका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। आप कितनी भी बढ़िया ड्रेस लगाओ, कितनी भी बढ़िया हेयर स्टाइल कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, बेटियां भी सुने, कितना भी बढ़िया मेकअप कर लो, पर आपका फेस सुंदर कब लगता है? जब आपके चेहरे पर स्माइल होती है, हंसी होती है, थोड़ी सी, ज्यादा बड़ी सी नहीं दिखानी, हल्की सी स्माइल, उससे चेहरे का सौंदर्य और एक कॉन्फिडेंस आता है।
इसलिए सबसे पहला, जब तक ये आधे घंटे का सत्र चले, आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रहनी चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है, चेहरा खिला हुआ, ऊर्जावान, तेज होता है। और ये हंसने का गिफ्ट भगवान ने केवल हमको दिया है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है? डंकी कैन नॉट स्माइल। कभी किसी ऊंट को हंसते हुए देखा है? गधा कभी नहीं हंसता। अच्छा, रात के अंधेरे में कभी अकेले आ रहे हो और बीच रास्ते में कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए तो है? बोलो ना। अकेले आ रहे हो, रास्ते में अंधेरा है और कोई भैंस हंस रही है, क्या होगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भैंस हंसेगी तो हम डर जाएंगे, क्योंकि उसको हंसने के लिए ये तोहफा, ये गिफ्ट भगवान ने नहीं दिया है। ये किसके लिए है? हमारे लिए है। तो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बड़े शांति से ये आधे घंटे का सत्र हम आप श्रवण करने वाले हैं। और आज एक विशेष विषय पर हम बात करेंगे, उसका नाम है एकाग्रता। क्या नाम है? एकाग्रता। और ये एकाग्रता ही वो मेन चीज है जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जा सकती है, आपको आपके गोल तक ले जा सकती है। तो आप सब लैपटॉप लेकर के आए हो हैं? बोलो ना। अरे एक लैपटॉप है ना तुम्हारे पास, भगवान ने दिया है ना। आप इस लैपटॉप को खोल करके बैठो और जो मैं कह रहा हूं उसको सेव करते जाना। और ये चंद सी बातें आपके स्टडी जीवन में, विद्यार्थी जीवन में बहुत लाभदायक होने वाली है। फोकस, हम बचपन से काक चेष्टा बको ध्यानम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज हम एक विषय पर बात करेंगे, उसका नाम है फोकस, ध्यान, एकाग्रता। वो एक ऐसी चीज है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जा सकती है। अब सबसे पहली बात है कि एकाग्रता आती कैसे है। आप पढ़ने के लिए बैठो और उस पढ़ाई करते समय आपको कोई दूसरी चीज डिस्टर्ब न करे, कोई दूसरी चीज आपको याद न आए। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, कभी आप पिक्चर हॉल में फिल्म देखने गए हैं? कौन गया है? सब गए होंगे, ठीक है। अब 2 घंटे की पिक्चर जब आप देख करके बाहर निकलते हैं, लगातार वो चल रही है और आप देख रहे हैं, और फिल्म हॉल से बाहर निकलते ही आपसे कोई पूछे कि फिल्म में क्या था, क्या देखा, तो आप सुना पाएंगे? पूरी की पूरी स्टोरी धड़ाधड़ बिना अटके सुना देता है। क्यों? किताब लेकर के 3 घंटे बैठे और एक प्रश्न भी ठीक से याद नहीं हुआ, और 3 घंटे की कंटिन्यू चलने वाली पिक्चर जिसका वापस कोई दोबारा से कोई, जो एक बार चित्र निकल गया, एक बार जो स्टोरी निकल गई, दोबारा रिप्लाई नहीं हो रही है, लगातार चल रही है। और हमने 3 घंटे की पिक्चर को कंटिन्यू देखा और देखते ही वो याद हो गई, और बाहर आकर किसी ने पूछा और हमने वो पूरी की पूरी सुना भी दी। इस चीज को क्या कहते हैं पता है? एकाग्रता। और एकाग्रता कब बढ़ती है? जब हमारा इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? जब हमारा इंटरेस्ट से क्या बढ़ती है? एकाग्रता बढ़ती है। अब एक बात का ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, जब आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, इंटरेस्ट, बोलो, पढ़ने के लिए बैठते हो, इंटरेस्ट होता है क्या? नहीं होता? जबरदस्ती पढ़ रहे हो हैं? एक बात तो बोलो, यस सर या नो सर। पढ़ाई में इंटरेस्ट किसका है? पढ़ाई में इंटरेस्ट किस किसका है? सबका। मुझे जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है, अगर उसमें कोई बीच में आ गया तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर पढ़ते समय, एक बात पहले लेसन में आप लिख लेना, अभी से नोट कर लेना, अगर आप पढ़ते समय किसी दूसरी चीज को याद कर रहे हो, टेलीविजन याद आ रहा, फिल्म याद आ रही है, नेटफ्लिक्स याद आ रहा है, इंस्टाग्राम याद आ रहा, फ्रेंड्स याद आ रहे हैं,
तो एक सीधा सा सिद्धांत है साइकोलॉजिकल कि आपका उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। अब जब इंटरेस्ट नहीं है तो आपको इतना घाटा होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से तो 4 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, पर आपकी पढ़ाई 0 हो रही है। तो सबसे पहले जरूरी है, आज आपका विद्यार्थी जीवन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है? आप स्वीकार करते हैं इस बात को? सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? पढ़ाई करना। अच्छा, नींद लेना जरूरी है। कितने घंटे है? 8 घंटे, 6 से 8 घंटे। 8 घंटे नींद पर्याप्त है? यस या नो? अब आपको फिजिकली खेलना कूदना और जो भी करना है कितने घंटे चाहिए? 2 घंटे। 2 घंटे अगर आप खेल लो, कूद लो, मोबाइल चला लो और जो भी अपना मनोरंजन कर लो, 8 और 2 10 घंटे। 2 घंटे आप ये कर लो कि 2 घंटे नहाना, खाना पीना या अन्य कोई वर्क हो, कितने हो गए? 12 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास में कितने घंटे हैं? बोलो ना। आपके सर के पास कितने घंटे हैं? और जो जेलों में पड़े हैं कैदी, उनके पास में कितने घंटे थे? सबके पास सिमिलरली कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। आपके पास में भी उतना ही है। अब उन 24 घंटों में 12 घंटे आपका यूज हो गया। 8 घंटे सो लिए, 2 घंटे फिजिकली कसरत कर ली, व्यायाम कर लिया, खेल लिए, और 2 घंटे आपने नहाना धोना अपना अन्य वर्क भी कर लिया। 12 घंटे आपके, ये बिजी शेड्यूल है। अब बचे 12 घंटे और। अब 12 घंटे में से स्कूल कितने घंटे आते हैं? 6 घंटे और। तो 12 और 6। अब आपसे कोई मांगे हिसाब कि बाकी के जो 6 घंटे हैं वो कहां जा रहे हैं? घर पे एकदम आपका सबसे पहला सफलता का सूत्र है ईमानदारी, सत्यता। अब ईमानदारी से ये बताइए कि घर पर 4 घंटे की स्टडी कौन करता है? जो 4 घंटा पढ़ता हो वही हाथ ऊपर करे। सर देख रहे हैं, वीडियो भी बन रहा है, सर को पता है कि आप कितने घंटे पढ़ते, सर जानते हैं। आप कम से कम कहोगे तो सब भूल जाएंगे। हाँ, कम से कम किसके? सुनिए, हाथ नीचे करिए। आप कितने पढ़ते हैं आपके सर को भली भांति पता है। एक छोरे का रिजल्ट आने वाला था कल, तो उसका बाप उसकी धनाधन पिटाई कर रहा था। तो मैंने कहा कि सर इसको पीट क्यों रहे हो? बोले गुरुजी कल इसका रिजल्ट आने वाला है। मैंने कहा रिजल्ट तो कल आएगा, रिजल्ट तो कल आएगा, आज ही क्यों पीट रहे हो? बोले गुरुजी मुझे पता है रिजल्ट क्या आने वाला है, कल मैं बाहर गांव जा रहा हूं। हाँ, कल मैं बाहर गांव जा रहा हूं, मुझे टाइम नहीं है। हाँ, मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो आपके सर को भी पता है कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो। तो कम से कम 4 घंटे जो स्टडी करता हो घर पे, कम से कम 4 घंटे वो हाथ ऊपर करे। पक्का? एक बात और कह दूं, आप कह रहे हैं कम से कम 4 घंटे कौन पढ़ रहा है, इससे ज्यादा पढ़ने वाले भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। कम से कम 4 पूछा है। हाँ, कम से कम 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे पढ़ने वाले लगभग आप सभी ने हाथ ऊपर किया है। और इस बात में अगर इतनी सी भी सत्यता है तो मैं आज आपके सर के सामने और इस मंच से गारंटी देकर के जाता हूं, अगर आप लोग कम से कम 4 घंटे की स्टडी घर पे कर रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम आज बैठे हैं, उस चीज का नाम है एकाग्रता। क्या नाम है? एकाग्रता। भगवत गीता का एक श्लोक है, आप सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, दोहराएंगे उसको। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। पहले सुनो, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। याद रह जाएगा इतना सा टेक लाइन, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। यानी कि आपका आहार शुद्ध हुआ तो आपका मन, आपका चित्त, आपका माइंड शुद्ध होगा। और वो अगर शुद्ध है तब आपके अंदर में एक चीज आएगी, उसका नाम है एकाग्रता। क्या नाम है?
जब तक ये माइंड, बुद्धि, मन, चित्त जो भी हम कहते हैं, ये अगर आपका ठीक नहीं है तो आप चाहकर भी, गुरु जी कितना भी फोर्स करे, माता पिता कितना भी कुछ कहें, आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता। तो उस ध्यान को केंद्रित करने के लिए सबसे जरूरी चीज है, छोटा हो या बड़ा व्यक्ति हो, जिस भी फील्ड में हो, अगर उसमें सफलता चाहिए तो सबसे जरूरी चीज है एकाग्रता। क्या है? एकाग्रता। अब ये एकाग्रता कैसे आएगी, इस बात को सुनना। गांधी जी के 3 बंदर थे, शायद आप सबको पता है। उनका क्या था? बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत बोलो। इंडोनेशिया में ऐसे ही 3 बंदर हैं। गांधी जी के 3 बंदर, दोनों आंखों पर हाथ है, दोनों कान पर हाथ है और मुंह पूरा ढका हुआ है। इंडोनेशिया में जो बंदर है ना, उनका एक कान पर हाथ है, आधा मुंह पर हाथ है और एक आंख पर हाथ है। इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा? एक माइक बच्चों में भी दे भाई। आंख एक ढकी है, कान एक ढका है, मुंह आधा ढका है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, ये बात तो ठीक है। अब एक आंख ढकी, एक कान ढका, आधा मुंह ढका, इसका मतलब है बुरा मत सुनो पर अच्छा अच्छा, बुरा मत बोलो पर अच्छा अच्छा, बुरा मत देखो पर अच्छा अच्छा देखो। अब आते हैं आहार शुद्धों पर। आहार का मतलब केवल भोजन से नहीं है, हमारे अंदर में 3 जगह से आहार जाता है। इस बात को आप नोट करने ला, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपकी सक्सेस के लिए, आपकी सफलता के लिए। सबसे पहली चीज, आहार केवल भोजन को नहीं कहते हैं। आहार हमारे शरीर में 3 टाइप से, 3 जगह से जाता है। सबसे पहला मुख से। हमारे शरीर पर, हमारी बुद्धि पर बहुत बड़ा इफेक्ट किसी का होता है तो वो ये होता है कि हम खा क्या रहे हैं, हमारा भोजन कैसा है, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या आहार लेते हो। आज आप देख रहे हो कि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा मन फास्ट फूड की तरफ रहता है। पिज्जा, बर्गर, बहुत सारी चीजें ऐसी जिसको मृत भोजन कहते हैं। 10 दिन पहले बनाया हुआ भोजन, 10 दिन पहले बना हुआ कोई पिज्जा, बर्गर, चाउमीन आप खा रहे हो तो क्या होगा पता है? आपकी बुद्धि बेल हो जाएगी, आपके चेहरे का तेज चला जाएगा, आप युवा होने से पहले वृद्ध हो जाएंगे, आपके अंदर की क्षमताओं की कमी आ जाएगी। जो ईश्वर ने शक्ति आपको दी है, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि वो शक्ति हमारी कहां खो गई। सबसे पहला कि हम खा क्या रहे हैं, इसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए। अच्छा जीवित भोजन। अभी आप युवा हो, युवा का मतलब होता है ऊर्जावान, युवा का मतलब होता है कांतिवान, युवा का मतलब हो जाए क्रिएटर, जो कुछ नया बना सके। अगर मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछूं कि युवा में और बूढ़े में क्या फर्क है, युवा में और वृद्ध में क्या फर्क है, कोई जवाब देगा इसका? आप बताओ भैया, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, आपकी नजर में एक युवा में और एक बूढ़े में क्या फर्क है? युवा मन तेज होता है और बूढ़ा है? माइक खोलो, इसको ओपन करो। रेंज नहीं पकड़ रहा कोई। हाँ बोलो, बोलो बेटा। बूढ़े, बूढ़े हमें शिक्षा देते, जो शिक्षा देते हैं वो बूढ़े होते हैं। यही मतलब हुआ ना कि बूढ़े हमें शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा देते हैं वो बूढ़े हैं। जैसे मैं बूढ़ा हूं, मैं शिक्षा दे रहा हूं। मेरा सीधा सा प्रश्न बेटा, युवा और बूढ़े का अंतर क्या होता है? एज फैक्ट होता है, एज फैक्ट होता है। एज फैक्ट केवल नंबरिंग है, ये 16 साल का और ये 75 साल का केवल नंबरिंग है। एज फैक्ट को बूढ़ा नहीं कहता। आपका क्या नाम बेटा? करण, बैठो मैं बताऊं।
अब आप सुनिएगा इस बात को, बूढ़े में और युवा में क्या मतलब फर्क क्या होता है। जो आशावादी है वो युवा है और जो निराशावादी है वो बूढ़ा है। ओनली वन डिफरेंस। जो आशावादी है वो कौन है और जो निराशावादी है वो कौन है? बूढ़ा है। एक 20 साल का बच्चा भी अगर ये सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर में ये क्षमता नहीं है, मेरे अंदर में ये काबिलियत नहीं है, तो यानी कि वो बूढ़ा है, उसके अंदर में निराशा आ गई। उसने ये मान लिया कि मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर बड़ी भगवान ने मुझे तो इतनी ताकत नहीं दी, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, मेरे गुरुजी अच्छे नहीं है, मेरे टीचर्स अच्छे नहीं है, मुझे तो स्कूल कॉलेज अच्छी नहीं मिली, मेरा स्कूल बैग अच्छा नहीं है, मेरे पास तो किताबें अच्छी नहीं है। जो हर बात में कमियां खोजता है, निराशाजनक बातें करता है, वो बूढ़ा है। और जो आशावादी है कि कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर जाए, और आशावादी व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, अभी हमारी वर्तमान की राष्ट्रपति कौन है? कहां से आती है? आदिवासी जनजाति क्षेत्र से। न पढ़ने के लिए किताबें, न बढ़िया स्कूल, आपके जैसा स्कूल कैंपस नहीं था उनके पास, न इतनी बढ़िया किताबें थी, पर आज भारत के उच्चतम पद पर प्रथम नागरिक बनकर के वो स्त्री बैठी है, केवल किसके लिए? उनकी मन की आशा। युवा यानी कि आशावादी होना। और ये ऊर्जा, ये कांति आपका आहार निश्चित करता है। आप क्या खा रहे हैं आपको कल्पना भी नहीं होती कि आपके अंदर उसका कितना इफेक्ट पड़ता है। 10 रुपए मिले और फट से वो चिप्स का पैकेट लिया और खड़े खड़े खा लिए, आपको ये पता ही नहीं पड़ा कि उसने आपकी बुद्धि पर कितना असर किया है। इसलिए सबसे पहला सफलता का एक सूत्र है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। हम खाना सीखें, हमें कब खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है, ये बात हमको समझ में आ जाए, एक बात। दूसरा आहार हम लेते हैं आंख से। किससे लेते हैं? 1.5 घंटे मोबाइल, घंटे आधे घंटे मोबाइल चलाने के बाद प्राप्त क्या हुआ? प्राप्त जीरो, जीरो भी नहीं कहूंगा, माइनस। हम किस में गए? माइनस में गए। क्या आप अपने आप के साथ में अन्याय नहीं कर रहे हैं? अपने आप के साथ में धोखा नहीं कर रहे हैं? आपके मम्मी पापा के साथ में धोखा नहीं कर रहे हैं? 25 वर्ष का समय है और यह समय है कुछ प्राप्त करने का, कुछ बनने का। यह समय अगर निकल गया तो फिर एक चीज आपके पास में बचेगी, ओनली वन चीज आपके पास में बचेगी, और उसको कहते हैं पछतावा, धोखा। अरे निकल गया समय। और तीसरा आहार है हमारे कान। इफेक्ट पड़ता है हमारे मन पर, बुद्धि पर, कि हम क्या सुन रहे हैं। अभी जो बातें हम सुन रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है, अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक थिंकिंग बढ़ रही है कि यार बात तो सही है, हमारा समय जा रहा है। तो जो 6 घंटे हमारे पास में बचे हैं, उन 6 घंटे अगर एकाग्रता से हमने अपनी पढ़ाई को दिया, क्योंकि हमारा मूल काम अभी क्या है? पढ़ना है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा क्योंकि समय भी अल्प है। जो प्रश्न मैं कर रहा हूं इससे मुझे यह भी पता पड़ जाएगा कि आपकी स्टडी कैसी हो रही है, आपका स्कूल का अध्ययन जो हो रहा है, आपका लेवल क्या है, ये भी मुझे पता पड़ जाएगा। तो मैं IIT के, IIM के बच्चों को भी, मेडिकल कॉलेज को भी मैंने ये पूछा है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। एक प्रश्न है, उसका क्विकली फटाफट आप जवाब देंगे, पक्का? पूछूं? रेडी? फास्ट जवाब देना, और जो फास्ट जवाब देगा हमारे जयप्रकाश जी के द्वारा उसको एक गिफ्ट भी मैं दूंगा, एक उपहार भी मिलेगा। फास्टली जवाब, क्विकली जवाब देना है। रेडी? पूछ लूं? मेरा प्रश्न यह है कि 10 लाख रुपए का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? है? 6 वाले हाथ ऊपर करें। 7 जीरो लगेगा। 7 वाले हाथ ऊपर करें फटाफट। 7 जीरो लगेगा। है? कितना लगेगा? कंफर्म? पक्का? चेक गलत मत भर देना भाई मेरे, नुकसान हो जाएगा। कितना जीरो लगेगा? 6 जीरो लगेगा। श्योर? अच्छा, अब उसमें से अगर मैं एक जीरो हटा दूं तो क्या चेक की वैल्यू रहेगी? कितनी? 1 लाख की। एक जीरो और हटा दूं, एक और हटा दूं,
एक और हटा दूं, एक और हटाऊं, एक और हटाऊं। अब चेक की वैल्यू है कितनी? एक की। अच्छा, 0 को एज इट इज रखो और 1 को हटा दो, है? कोई वैल्यू नहीं है। अब मेरा प्रश्न यह है कि जैसे उस चेक की वैल्यू 0 से नहीं है, 1 से है, अब हमारे जीवन में वो 1 क्या है जिससे हमारी वैल्यू है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान। कौन कौन एग्री है इस बात से? सब एग्री हैं? आप आगे, आप खड़े हो जाओ भैया। हाँ, नीचे कर लो मास्क, तुम्हारा चेहरा तो देखने दे यार, इतना स्मार्ट लग रहा है। अच्छा ये बता बेटा, आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान, हाँ, जो भी जवाब आता टूटा फूटा, आपकी नजर में आत्मज्ञान किसे कहते हैं? आत्मज्ञान, थोड़ा माइक पास में ले लो। जो भी आता है, जो हम ज्ञान लेंगे उसको, आगे का ज्ञान लेंगे उसको आत्मज्ञान कहेंगे। अरे वाह। बोले गधा किसे कहते? बोले गधे को गधा कहते हैं। वेरी नाइस। क्या नाम आपका? विष्णु। विष्णु ने जवाब दिया, इसकी हिम्मत के लिए ताली बजनी चाहिए। वेरी नाइस, ये जज्बा होना चाहिए। और कोई इस प्रश्न का जवाब दे सकता है? पापा की परियों, आप में से कोई जवाब देगा? बोलो, कौन जवाब? देखो बेटी दे रही पीछे जवाब, उसको दो। हाँ, हाँ, बोलना नहीं है, साइलेंट। अपने मन का ज्ञान, खुद का कॉन्फिडेंस। खुद का कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। जी ये कहाँ से आता है बेटा? जैसे मेरे अंदर खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है। अपने अंदर से ही हिम्मत करनी पड़ती। कैसे? तो थोड़ा सा इसको। अपनी हिम्मत से, बिना डरे हर। वही नहीं हो रही है, मुझे हिम्मत नहीं हो रही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे हिम्मत नहीं हो रही है, तो वो कैसे आएगी? अपने मन को एकाग्रत करना। अच्छा, मेरी बात मुझे ही चेपते। ये तो आजकल के बच्चों का टैलेंट है साहब। वेरी नाइस। क्या नाम बेटा आपका? भावना। भावना। विष्णु। अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी आपने। बहुत बहुत सुंदर जवाब। वेरी नाइस। और कोई जवाब दे सकता है इसको? अरे वाह, माइक दीजिए इधर। हाँ, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सर स्वयं की गलतियों से जो सीखते हैं कि भविष्य मतलब में उस उसके लिए गलती करना जरूरी है? नहीं, तो हम जो खुद की गलतियों से सीखते हैं कि भविष्य में वो गलती वापस ना दोहराए। वो तो ठीक है बेटा, मेरा प्रश्न आप समझे नहीं। आत्मज्ञान का मतलब क्या? अगर कोई जीवन में गलती करे ही नहीं तो क्या वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसके अंदर? आता है सर। जी, मेरा प्रश्न है आत्मज्ञान किसे कहते हैं और वो कैसे आता है? वो स्वयं के मन से आता है। स्वयं के मन से आता है। लगभग एक जैसे जवाब है। ठीक, अब समय ज़्यादा हो रहा है तो मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं करूँगा। अब थोड़ा सा इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, संक्षिप्त में सुनिए। देखो बेटा माइक, हमारे पास में 3 प्रकार का ज्ञान होता है। कितने प्रकार का? फटाफट सुनिएगा। सबसे पहला इंद्रिय जनित ज्ञान, दूसरा बुद्धि जनित ज्ञान और तीसरा आत्मज्ञान। पहला इंद्रिय जनित, दूसरा बुद्धि जनित और तीसरा आत्मज्ञान। अब इंद्रिय जनित ज्ञान क्या है? बचपन से साल, 1.5 साल, 2 साल से ही आना शुरू हो जाता है। मम्मी ने कहा बेटा ये गिलास है और इसके अंदर में पानी है। कान से सुना कि ये गिलास है और इसके अंदर में जो है वो पानी है। तो हमने बचपन से सीखा कि इसको क्या कहते हैं? गिलास कहते हैं। आंखों से देखा, कानों से सुना, इंद्रिय जनित ज्ञान। हमें पता पड़ गया कि इसको गिलास कहते हैं, इसको दुपट्टा कहते हैं, इसको माइक कहते हैं। कान से सुना, आंख से देखा, समझ में आ गया। हमने बचपन से सुना कि सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है।
आंख से देख भी रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। कान से सुन भी रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सूर्य उदय अस्त होता है? क्या होता है? पृथ्वी, इसको कहते हैं बुद्धि जनित ज्ञान। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बुद्धि जनित ज्ञान। इस पानी के ग्लास में मैं कोई चम्मच डाल दूं स्टील का, तो वो चम्मच मुझे कैसा दिखाई देगा? टेढ़ा, मोटा भी हो जाएगा थोड़ा सा। आंख क्या दिखा रही है चम्मच को? टेढ़ा और मोटा। आपकी बुद्धि क्या कहती है? चम्मच टेढ़ा है, मोटा हो गया पानी में जाने के बाद में, सिर्फ आंखें दिखा रही है। सूर्य उदय अस्त नहीं होता, किसने दिखाया? आंखों ने। पर बुद्धि ने क्या कहा? ऐसा नहीं होता है। इसको कहते हैं बुद्धि जनित ज्ञान। आत्मज्ञान इन दोनों विषयों से बिल्कुल भिन्न है, अलग हट करके है। जहां बुद्धि का स्तर खत्म हो जाता है, जहां आदमी हार जाता है, जीवन में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें बुद्धि भी साथ छोड़ दे, उसको पता ही नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। जैसे सर ने उदाहरण दिया कि इतने लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। अभी कोटा में 4 छात्रों ने सुसाइड किया, और एक सुशांत सिंह जिन्होंने इस एक्टर का नाम लिया, उसके पास अच्छा फेम, पैसा, नाम, पद सब था, फिर भी वो मर गया। बहुत सारे ऐसे अफसर, डॉक्टर भी हम देखते हैं, वो मर जाते हैं इतना कुछ होने के बाद में भी, क्योंकि उनके पास में एक चीज की कमी थी जिसका नाम था आत्मज्ञान, आत्मबल या फिर मनोबल। वो नहीं था उनके पास में। ये आत्मज्ञान मनोबल जो आपको जीवित रखता है, आत्मज्ञान मनोबल जो आपके अंदर में एक ऊर्जा रखता है, नए कुछ होने के अंदर भी, कुछ नए होने पर भी जो आपको पावरफुल बना करके रखता है, नए कुछ होने पर भी आपको जो हैप्पीनेस देता है, खुश देता है, चीजों के अभाव में भी जो आपको प्रसन्नता देता है कि ये चीज है तो भी ठीक और नहीं है तो भी वही प्रसन्नता, वही हैप्पीनेस है, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। और वो आता कहां से है उसको भी सुनिए। मेडिटेशन से, व्यायाम से, अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छे लोगों में बैठने से, और सबसे बड़ा आत्मज्ञान का एकमात्र स्रोत है, उसको कहते हैं भगवत गीता। 20,000 रुपए का मोबाइल लाते हैं तो उसके साथ में एक बुक आती है ना, क्या बोलते हैं उसको? मैनुअल, यूजर बुक, गाइड बुक। मम्मी प्रेशर कुकर लाती है, उसके साथ में भी एक बुक आती है ना बेटियों। फ्रीजर लाए, रेफ्रिजरेटर लाए, वॉशिंग मशीन लाए, क्या आया साथ में? एक बुक आती है, मैनुअल बुक। उसमें क्या होता है? मैनुअल में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, यूज दिस प्रोडक्ट, आप इस चीज को कैसे उपयोग करें। दूसरी चीज, अपग्रेडिंग, आप इसको और अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। तीसरी चीज, एरर क्लीनर, अगर इसमें कोई खराबी आ जाए तो उसको आप सही कैसे कर सकते हैं। और हर चीज के लिए 3 ही चीजें पर्याप्त होती है। एक तो उसको चलाना आ जाए, एक उसको अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, और एक उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। 3 चीजें पर्याप्त हैं। यही 3 चीज हमारे लाइफ में भी होनी चाहिए कि हम अपने आप को यूज कैसे करें, हम अपने समय का यूज कैसे करें, हम अपने आप को, आप किस गरीब परिवार में जन्मे हो, किस संप्रदाय में जन्मे हो, किस जाति में जन्मे हो, ये मायने नहीं रखती आपकी उड़ान में। हमारे अब्दुल कलाम उपराष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, 0 थे, वो हीरो कैसे बन गए? उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। और तीसरी चीज, अगर हमारे जीवन में, सबके जीवन में प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें मरना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें डटना नहीं है, हमें मायूस नहीं होना, हमें उदास नहीं होना, हमें घबराना नहीं है। ये काबिलियत, ये ताकत, ये पावर कहां से आएगी? वो मैनुअल क्या भगवान ने हमको दिया है? जब 20,000 रुपए के मोबाइल के साथ मैनुअल आता है तो भगवान ने हमको बनाया होगा, तो हमें भी कोई मैनुअल दिया होगा। बोलो ना यस या नो। कोई यूजर बुक दी होगी हमें भी, और उस मैनुअल का, उस यूजर बुक का नाम क्या है? ये वो मैनुअल है जो हमें सिखाती है हम अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को यूज कैसे कर सकते हैं। ये वो मैनुअल है जो हमें सिखाती है क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, किस सिचुएशन में क्या करना, जिस 2 राय पर खड़े हो जाते हैं कौन से मार्ग का चुनाव करना। ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की
कला है। गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, गीता कोई रिलीजन संबंधित बुक नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक किताब है, मनोचिकित्सक किताब है। और आप दुनिया की 128 देशों की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, मोबाइल आपके पास में है, गूगल सर्च करना, उन सारे विदेशों में गीता को वन ओनली एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है भगवत गीता। क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि पूरा जीवन का मैनेजमेंट सिखाती है। गीता दुनिया में जितने भी पर्सनैलिटी, दुनिया की बात छोड़ो, हमारे भारत में जितनी टॉप पर्सनैलिटीज हैं, आप उनकी बायोग्राफी को पढ़ें, उन सब में एक चीज कॉमन मिलेगी, और वो कॉमन चीज ये है कि उनके पास में क्या थी? भगवत गीता। ये रिलीजन संबंधित किताब नहीं है, ये आपको अपने आप को अपग्रेड कराती है, आपके जीवन की ऊर्जा को जागृत करती है। तो जब 2 घंटे मोबाइल चला सकते हैं, 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हैं, 2 घंटे व्यर्थ की बातें कर सकते हैं, तो क्या हम रोज 10 मिनट 20 मिनट भगवत गीता को नहीं दे सकते? बोलो, रोज 20 मिनट दे सकते हैं, 15 मिनट दे सकते हैं, और वो देगा इसको समय जो अपने जीवन में सफल होना चाहता है। तो ये वो मैनुअल है। तो अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए सबसे पहला लेसन आज हमने क्या सीखा? इंटरेस्ट। क्या सीखा? पढ़ाई में हमारा क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा लेसन हमने सीखा है क्या? खड़े हो जाओ, ध्यान रखो। शुद्ध आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। दूसरा लेसन हमारा आहार शुद्ध होगा तो सत्व शुद्धि होगी, यानी कि बुद्धि ठीक होगी, और वो आहार शुद्ध एकाग्रता लाता है, फोकस आ गया। तो आप देखेंगे कि 4 घंटे जितना पढ़ करके याद नहीं हो पाता था, वो 1 घंटे में याद हो जाता है। तो मैं आज एक लास्ट निवेदन करूंगा कि लड़के व्यसन और लड़कियां फैशन, इनसे दूर रहें। हमें लुक्स पे ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है? बुक्स पे। हमारा सच्चा मित्र मोबाइल नहीं है, हमारा सच्चा मित्र किताबें हैं, ज्ञान है। तो उस ज्ञान को ऑब्जर्व करिए, खूब पढ़िए, फैशन से व्यसन से दूर रहिए। ये 5 साल का समय आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में सारी चीजें वापस आ जाती है, एक ही चीज वापस नहीं आती, उसका नाम है समय। इतनी सी बात गहराई से समझ लीजिए, अपने आप को एक श्रेष्ठतम उच्च पद पर ले जाइए। आज अगर ये किताब मैं आपको गिफ्ट करूं, लेंगे आप? कौन कौन? सब? क्यों? फोकट में मिल रही इसलिए? तो पढ़ने के लिए कौन कौन पढ़ेगा? देखा देखी में तो हाथ नहीं हो रहे ना ऊपर कि ये कर रहा है तो मैं भी कर लूं, नीचे करो। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि गीता लो यहां से तो ले ली और घर ले जाकर के दादी से कहो लो दादी मैं क्या लाया हूं? ऐसा तो नहीं करोगे? क्या करोगे? और इसको कहां रखोगे? ओहो, स्कूल की किताबें मंदिर में रखते हो, तो इसको मंदिर में क्यों रखोगे? कहां रखोगे? नहाए बिना नहाए, ट्रेवलिंग में, गार्डन में, छत पर। जब आपका मन एकांत हो, जब आप कुछ अच्छा सीखना चाहो, आपके मन में ललक जगे कुछ करने की, तो आप इसको पढ़ेंगे। आपने हाथ तो बड़ी आसानी से ऊपर कर दिया, पर भैया इतनी बोरिंग है ये कि एक पत्ता खोलोगे ना, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता, युद्ध, छोड़ो यार, रखो इसको, नहीं पढ़ेंगे। हाँ, और बोरिंग तभी तक है जब तक ये आपके बुद्धि के लेवल से ऊपर है, और जब ये समझ में आने लग जाती है ना, तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ और हो ही नहीं सकता। और इसको समझने के लिए कम से कम, ये हिंदी और संस्कृत दोनों में है, कम से कम इसकी 18 बार आवृत्ति करनी होती है। कितनी बार? समझ में आए या न आए, इंटरेस्टिंग हो या बोरिंग हो, 18 बार एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करके 18 बार इसको पढ़ लेना। और मैं गीता ही मेरे हाथ में, मैं गारंटी लेकर के कहता हूं, ईमानदारी से अगर इसको एक एक अक्षर को 18 बार पढ़ लिया, 19वीं बार यह गीता आपसे बातें करने लगेगी। यानी कि आपके मन में जो सवाल आएगा, इसका जवाब ये आपको देने लगेगी। इतनी इंटरेस्टिंग है और इतनी पावरफुल है। तो आप इसको पढ़िए। और एक बात और कहूं,
आपका क्या नाम बेटा? आगे आगे बैठिए। हाँ, क्या नाम है? वॉल्यूम। किरण। किरण आप पढ़ेंगी पक्का? अच्छा, ये तो नहीं होगा किरण कि कल आप स्कूल आवे और टीचर पूछे कि किरण होमवर्क किया और किरण कह दे कि सर मैं तो गीता पढ़ रही थी? ऐसा तो नहीं होगा ना किरण? आपको अपनी स्कूल की स्टडी करनी है, आपका अध्ययन करना है। जो समय आप मोबाइल को देते हो या इन अन्य चीजों को देते हो, रोज ईमानदारी से 21 मिनट, कितने? 21 मिनट घड़ी में टाइम देख करके, चाहे बोरिंग हो, अच्छा लगे चाहे न लगे, रोज 21 मिनट किसको देना है किरण? 21 मिनट दे सकते हैं आप अपने लिए? प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस दोनों हाथ उठा करके होता है। अरे वाह, सबकी फोटो ले लेना भैया। हाँ किरण बैठ जाओ, सबकी फोटो ले लेना, पक्का वाला प्रॉमिस? वेरी नाइस, हाथ नीचे करो। तो आप गीता पढ़िए, पढ़ाइए, 2 महीने के बाद मिलते हैं, गीता पे चर्चा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मंचासीन संतोष जी महाराज, साथ में पधारे हुए जयप्रकाश जी, सारस्वत जी साहब, हिंगलाज जानदान जी, बुधाराम जी चौधरी, शिव कुमार जी साहब, बहुत ही सार्थक एवं ज्ञानपूर्वक बातें सागर जी महाराज ने आप लोगों को बताई। महाराज, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके अपेक्स विद्यालय के बहुत बार राजस्थान को मेरिट में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। इस विद्यालय में संभाग स्तर से बच्चे आते हैं, करीब 2000 बच्चे हमारे छात्रावास में रहते हैं। बहुत ही शालीन विद्यार्थी हैं। आपको ध्यान है, शुरू में बताया महाराज जी ने कहा कुछ चेहरे मुरझाए हुए से नजर आ रहे हैं। मैं आपकी वकालत करते हुए बच्चों, महाराज जी, हम आपको बता दूं, ये मुरझाए हुए चेहरे नहीं थे, ये थोड़ी ज़्यादा गंभीर चेहरे बना रखे थे, गंभीरता से दिखा रहे थे अपने आप को। आपके बात को भी ये सकारात्मक लेंगे और बड़ा सोच सुनने के आतुर थे, उस गंभीरता के हिसाब से आपको शायद नज़र आ रहे होंगे। ये मुरझाए हुए नहीं, ये खिलखिलाते ही हैं और खिलखिलाते ही रहेंगे। आप लोगों को जैसे कि आपके मुक्त मन से आपकी प्रशंसा की गई बच्चों, कि आपके बाल हेयर कट बहुत अच्छे, एक फौजी की तरह नज़र आ रहे हैं। ये दूर दूर तक आपके YouTube चैनल भी है सागर जी महाराज का, जो उस चैनल पे भी आपकी इस बात को प्रसारित किया जाएगा, प्रचारित किया जाएगा। या भाग्यशाली हो कि आपकी इतनी संस्कारों को लोगों तक जाएगी बात, तो और बच्चे भी सीख पाएंगे कि अमुक विद्यालय में इस तरह के विद्यार्थी हैं, इस तरह का ध्यान रखने वाले टीचर्स हैं। आपने देखा होगा कि विश्व के अनेकों राष्ट्राध्यक्षों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक गीता भेंट की है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय नहीं, एक अपने आप में दुनिया है। इसमें सारे वो कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर वाली बात भी इधर मिल जाएगी। आप लोग अच्छे से काम करते रहें, बढ़िया से करते रहें। ये जो घंटे, कितने घंटे जीवन में 24 घंटे वाला मैनेजमेंट गुरुजी बता रहे थे, वर्षों से आपको हम बताते आए हैं कि किस तरह से आपको अपने समय का ध्यान रखना है, किस तरह से आहार का ध्यान रखना है, किस तरह से आचार विचार व्यवहार का ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं भी शामिल हो जाऊं क्या गुरुजी में? भी इस तरह के भाषण देने लग जाऊं गुरुजी के साथ जाकर के? तो तुम्हारी स्कूल कौन चलाएगा रे? गुरुजी का आशीर्वाद हमें यही मिल जाए और इनकी कही हुई बात को अमल करें। मैं इनकी बात में, इनके साथ में शामिल हो गया। मैं समय समय पर आपको याद दिलाता रहूंगा इनकी कही हुई बात को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पधारे, प्रांगण को शुद्ध किया, आपने एकदम से बिल्कुल गीता में कर दिया वातावरण को, इस परिसर को। आपका आशीर्वाद मिला बच्चों को और ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
जज्बे को नमन करता हूँ। ये वो आज उपहार पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने दिया है, वो संदेश है जो भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को तब दिया जब अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, वो हार गए, हताश हो गए, और ये संदेश कृष्ण के उन्होंने परम लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक उसी तरह गीता को हम पढ़ेंगे, प्रसाद करेंगे, गुरुजनों भगवान के प्रति सदा रखेंगे और राष्ट्र समाज की सेवा का संकल्प करेंगे।